आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड को लोग बिलोंग करते हैं, कौन से लॉज हैं जो इसके बारे में हमें पूरा आइडिया होना चाहिए। जैसे आप एम्प्लॉय हायर करते हैं वो सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आने के बाद लेबर लॉज एप्लीकेबल होते रहते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करो, दिल्ली जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो हमारे कंट्री में लेबर लॉज किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। तो स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँ तो वो ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता था। इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ एक्ट बनाए, तो ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता है डिपेंडिंग ऑन द कोई प्रोजेक्ट करते हैं, हमारे पास कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉयज होते हैं, कई बार कुछ रिटेनर्स भी होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, उन्हें हमें रिटेनरशिप भी होती है। तो क्या हमारे लॉज इन तीनों के लिए डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ आपके रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, कुछ होते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करते हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका मटेरियल पड़ा है, अब उसकी सिक्योरिटी के लिए आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करेंगे, टोटल काम के लिए आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, वो अपनी सर्विस देगा। ऐसे सारे प्रोजेक्ट के लिए तो साइट में अगर मैंने कोई इंजीनियर हायर करा उस साइट को सुपरवाइज करने के लिए, तो हम उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर का। मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी बता रहा हूँ। मेनली डिस्प्यूट वही होते हैं जब प्रोजेक्ट एंड होता है, आपका और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो भी ओनर है उसका डिस्प्यूट होगा। कॉन्ट्रैक्टर और आपका रिलेशनशिप है वो सिविल कोर्ट जा सकता है। In today's episode, I invited Advocate Ravi Mishra. Now, again, why a lawyer? He specializes in labor laws. हम लोग जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सो पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग वेरियस डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं, वेदर वो साइट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हों, वेदर वो ऑफिस में permanent employee related disputes हों. So the right person which we should consider referring to is a labor law consultant. हम इस पॉडकास्ट में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो कि लेबर लॉज फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल होंगे. इफ दिस टॉपिक इंटरेस्ट यू, यू मस्ट वॉच द शो टिल द एंड. Ravi ji, welcome to Design and Living with Chirag. I thank you for being part of today's podcast. थोड़ा सा before we start, मैं चाहता हूँ आप हमारे viewers को बता दें कि आपकी क्या background है related to labor laws, जो कि आज का हमारा topic है. चिराग जी, फर्स्टली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. मैं 2006 में एनरोलमेंट हुआ था मेरा, और 9 ऑनवर्ड मैं लेबर लॉज में काम कर रहा हूँ. जितने भी लॉज हैं मोस्टली मैं मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ. बहुत सारे एमएनसीज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. लेबर डिपार्टमेंट में, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, एवरीवेयर. 14-15 साल हो गए लेबर लॉ में डील करते हुए, तो मुझे मोस्टली सारे ही लगभग जो हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, वो मुझे पता है. क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे डिफेंड कर सकते हैं. आपने एक चीज कभी नोटिस तो करी होगी, आपके पास कोई भी खुशी में नहीं आता. नहीं, लॉयर के पास और डॉक्टर के पास आई थिंक सो कोई हंसते हुए आएगा. एग्जैक्टली. तो हमारे, अगर हम अपने कंट्री की बात करें एंड दिल्ली जिसमें मैं रह रहा हूँ पर्टिकुलरली उसकी भी बात करें, तो हमारे कंट्री में लेबर लॉज किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड हैं. ये डिपार्टमेंट जो है, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे है. लेबर लॉ की बात करें तो वो कोई मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बोलूँ तो वो ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता था. 23 में 40 इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ एक्ट बनाए. ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, 47 फैक्ट्रीज एक्ट, बहुत सारे हमने एक्ट उस समय बनाए. उसके बाद ग्रेजुअली कोई ना कोई एक्ट आता रहता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. जो लेबर की बेनिफिट के लिए आप बोलें, या इंडस्ट्रियल हार्मोनाइजेशन के लिए, या रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए कि इंडस्ट्री भी ग्रो करती रहे, और एज वेल एज रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वो भी कंटिन्यू चलता रहे. तो बहुत से एक्ट आए हैं. ऐसे वैसे आप ठीक कह रहे हैं, तो बहुत एक्ट्स होंगे, और हम ऑब्वियसली हर एक्ट या हर टाइप के लॉ को स्टडी भी नहीं कर रहे अभी, ना डिस्कस कर रहे हैं. बट आज के पॉडकास्ट में मेरा मेन जो फोकस है वो है फॉर पीपल लाइक मी, लाइक आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड को लोग बिलोंग करते हैं. इनके लिए कौन से लॉज आपको लगता है, ऑब्वियसली लेबर लॉज कह लीजिए या कंप्लायंसेस कह लीजिए, जो कि हमें पता होनी चाहिए, वेदर वी आर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, डिजाइन फील्ड के हो जाए, और पार्ट बी हो गया अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स
हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से लॉज हैं जो इसके बारे में हमें पूरा आइडिया होना चाहिए एंड हम उसकी कंप्लायंस कर सकें? चिराग जी, जैसे ही आप एम्प्लॉय हायर करते हैं वो सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज आने के बाद लेबर लॉज एप्लीकेबल होते रहते हैं। अब हम अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करूं, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। एक बिल्डिंग वर्कर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, सॉरी BOCW हम लोग बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। हाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ओके। वो होता है जो स्पेसिफिक एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। बाकी जो भी एक्ट है वो कॉमन है हर इंडस्ट्री के लिए। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट ऐड हो जाएगा, अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है तो उसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये डिफरेंट एक्ट्स हैं, ये डिफरेंट, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट नहीं है। नहीं, सब सेपरेट एक्ट। लेबर लॉज आप बात करते हैं तो बंच ऑफ लॉज है, हाँ, जो हर इंडस्ट्री के लिए मोस्टली कॉमन है और कुछ इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक है। जैसे कि फैक्ट्री बोल रहा हूं मैं, फैक्ट्री पे एडिशनली फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल होगा। हाँ। कोई आपकी शॉप है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उस पे शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। बाकी लॉज तो साथ चलेंगे, ये बोनस हो, पेमेंट ऑफ वेजेस हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, ग्रेजुटी हो, वो सब चलते रहेंगे। वो सब मतलब है एप्लीकेबल है वो। और हमारी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको जो बताया ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट जो है उसके अंदर है सेस। एक जो मेन जो रीजन है ये इनेक्टमेंट का, गवर्नमेंट एक सेस लेती है। सेस है 1% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन वैल्यू, जो भी एक्चुअली एग्रीमेंट वैल्यू जो बोलते हैं, वर्क ऑर्डर की वैल्यू, उस पर 1% सेस लेती है। वो एक वेलफेयर बोर्ड के पास जाता है, जो इन सब एम्प्लॉय जो भी इस कंस्ट्रक्शन में रिलेटेड है इनके वेलफेयर के लिए यूज होता है। इसमें जो मोस्टली मैं जो मैंने फील किया है, सेस जो जनरली क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे एप्लीकेबल, लेबर डिपार्टमेंट ना क्लेम करेगा आपसे टोटल वैल्यू पे। बट जो एज पर लॉ जो आपकी लायबिलिटी है वो सिर्फ सिविल वर्क पे है। सिविल वर्क क्योंकि उसमें लेबर इन्वॉल्व है, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर इन्वॉल्व होता है वो उसका पार्ट है। जो आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का जो सिविल वर्क है उस पर आपको 1% देना है। लेकिन ना लेबर डिपार्टमेंट को पता है, अब मुझे पता नहीं क्यों वो अवॉइड करते हैं या नोटिस इशू करते हैं टोटल वैल्यू पे देने के लिए। अदरवाइज सिर्फ सिविल वर्क पे करना होता है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे नहीं करना होता है। बहुत सी कंपनियां पे करती हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे, जो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिविल वर्क पे दें, जिस पर्पज के लिए सेस दिया जा रहा है वो उसके लिए यूटिलाइज हो। ओके, थोड़ा सा इसको फर्दर मैं एक स्टेप ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, अब हमारे पास कुछ फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, आई मीन जो हमारी सैलरी पे होते हैं, एंड हमारे पास कई बार कुछ रिटेनर्स भी होते हैं, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, उन्हें हमें रिटेनरशिप दी होती है। एंड थर्डली हमारे कुछ ऐसे एसोसिएशंस भी होती है जो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, बल्कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स कह लें या इस टाइप की जितने भी कैटेगरी में लोग आते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन साइड, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। तो क्या हमारे लॉज इन तीनों के लिए डिफरेंट हो जाते हैं एज मतलब विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग, फायरिंग एंड इन सब चीज़ों की बात करें तो? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अलग अलग ट्रीटमेंट में बोलूँ, ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके का होता है। कुछ आपके रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ होते हैं जो आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर करते हैं। आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अब आपका मटेरियल पड़ा है, हाँ, अब उसकी सिक्योरिटी के लिए आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करेंगे। बिल्कुल करते हैं। आप कंस्ट्रक्शन वुडन काम है, वुडन काम के लिए आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, वो अपनी सर्विस देगा। ऐसे सारे प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग बंदे सब कॉन्ट्रैक्टर्स तो होते ही हैं, आपने वो हायर किए। सबके साथ आपका जो है एंगेजमेंट दो तरह का होगा। एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने लिया कॉन्ट्रैक्टर का, आपने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया, जो आपका एग्रीमेंट होगा प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं। आपने सर्विस उस बंदे की ली है, आपने कोई वर्क ऑर्डर इशू किया है, वो उसने कंप्लायंस की, आपने पे कर दी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कुछ आप जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कुछ ऐसे होते हैं जो आपने खुद अपने हायर किए हैं फिक्स टर्म के लिए। सपोज करिए प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट की 3 साल 2 साल जो भी वैल्यू है, जो भी टर्म है, वो उसने काम किया, जो भी उसका टेन्योर है, जो भी टेन्योर है वो एंड हो गया। सपोज करो 1 साल के लिए था, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 साल के लिए एक्सटेंड हो गया। ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप उसको फिर फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो कि प्रोजेक्ट एंड होगा तब तक हम आपका एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट एंड हुआ उस एम्प्लॉयमेंट का, उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, आपकी कोई ऑब्लिगेशन, फर्दर ऑब्लिगेशन नहीं है। वो नहीं बोल सकता मुझे रेगुलर एम्प्लॉय रखना है। और कुछ आपके हो गए रेगुलर एम्प्लॉय जो आपके होते हैं साइट पे, आपको खुद रखने पड़ेंगे।
आपके यहाँ से जाते हैं, आपको सुपरवाइजर जो हमारी सैलरी पे हैं, जो आपके ऑन रोल एम्प्लॉय हैं, सैलरी जो पे करते हैं, जो मेनली एक्चुअली सुपरवाइज करते हैं आपके बिहाफ पे वहाँ पे सारा काम, वो आपके ऑन रोल है, उनको आपको अलग से कंप्लायंस करना है। आपको अपने एम्प्लॉय का कंप्लायंस करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके एम्प्लॉय का कंप्लायंस करना है कॉन्ट्रैक्टर्स को, जो रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको अपने एम्प्लॉय से करना है। एक इशू आता है जब वो नॉन कंप्लायंस करता है तो कोर्ट बोलती है कि या एज पर लॉ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की कुछ सेक्ट में ऑब्लिगेशंस हैं, उसको इंश्योर करना है। अच्छा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एज इन हम, हाँ, जिसने एंगेज किया है, सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गए, आपकी साइट पे वो काम कर रहा है तो आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गए, आपको इंश्योर करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, सॉरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, उसको इंश्योर करना है कि कंप्लायंस हो रहा हो, पेमेंट टाइम पे जा रही हो, मिनिमम वेज मिल रहा हो, जो भी पीएफ ईएसआई वो प्रॉपर्ली उसका डिडक्ट हो रहा हो, डिपॉजिट होता हो, ये इंश्योर करना है उसको। अच्छा, तो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने बड़ा क्लियरली बोल दिया दैट एक अगर हम फुल टाइम एम्प्लॉयर हायर करते हैं तो हम कुछ लीगल कंप्लायंसेस के लिए बाउंड है। अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी एम्प्लॉयर को हायर करते हैं तो अगर हमारे पास एग्रीमेंट है कि हमने उसको 2 ईयर या 3 ईयर टेन्योर के लिए ही एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय करा है, या फॉर दैट मैटर 1 ईयर एक प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय करा है, तो उसकी जो लीगल कंप्लायंसेस हैं वो अलग हैं। आफ्टर दैट टेन्योर इज ओवर हमें उसकी कोई लीगैलिटीज, हमें रिलेशनशिप एंड हो गया, रिलेशनशिप एंड हो जाता है, रिलेशनशिप एंड हो गया। बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ब्रीफली बताएं अबाउट इन दोनों, जो आपका फुल टाइम एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में लीगल डिस्प्यूट्स किस टाइप के आते हैं यूजुअली क्या होता है, आप जब प्रोजेक्ट में आपने बंदे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी रखे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हो तो जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली बंदे हायर करता है, उसके लिए भी एक काम मिला है तो वो भी बंदे हायर करता है, वो आपके प्रोजेक्ट पे सर्विस दे रहा है। जैसे ही प्रोजेक्ट आप एंड करते हो, आपका खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्टर भी अपना एम्प्लॉय को बोलता है टाटा बाय बाय, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मैं आपको कहीं नहीं रख सकता हूँ। तो इस केस में टर्मिनेशन का इशू हो गया, एम्प्लॉय बोलता है कि मुझे टर्मिनेट कर दिया आपने, उस केस में वो केस फाइल करता है टर्मिनेशन का, और मोस्टली केसेस होते हैं वेजेस पे नहीं होते हैं। मतलब ये हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, जैसे एक साइट का एग्जांपल लेके बात साइट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। साइट में अगर मैंने कोई इंजीनियर हायर करा उस साइट को सुपरवाइज करने के लिए, तो हम उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल? मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी बता रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का इसलिए बता रहा हूँ कि मेनली डिस्प्यूट वही होते हैं। मेनली डिस्प्यूट वही होते हैं। आपने अब उसको पेमेंट, जब प्रोजेक्ट एंड होता है तो बड़ा ऑब्वियस है कि आपका और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो भी ऑनर है उसका डिस्प्यूट होगा, किसी काम के रिलेटेड होगा या पेमेंट के रिगार्डिंग होगा, तो आप पेमेंट रोक देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो फर्दर पेमेंट नहीं करता है, वो बोलता है मुझे पेमेंट मिली नहीं है। अल्टीमेटली ऑब्लिगेशन तो कॉन्ट्रैक्टर को पे करने की है, उसको पे करना है, वो मे बी जो डिस्प्यूट है, क्योंकि आपका जो उसका अरेंजमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, आपने कोई एग्रीमेंट किया, आपने स्कोप ऑफ वर्क इशू किया, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहा है। उस स्कोप ऑफ वर्क में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी ऑब्वियसली एक क्लोज होगा, नहीं भी है तो वो कॉन्ट्रैक्टर और आपका एक प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, वो सिविल कोर्ट जा सकता है अगर कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिली है। अच्छा, मतलब जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कि मेरे साथ ऐसे 2 केसेस हो चुके हैं, मेरी पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। हमने एक प्रोजेक्ट करा था, उसके अंदर हमने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, सब कॉन्ट्रैक्टर, लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर था, विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। मैं अमाउंट और ऑब्वियसली उनका नाम नहीं लूंगा, बट जो भी एक्स अमाउंट था, एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं, 3 लाख रुपए का उसका अगर काम था, उसको पूरे 3 लाख रुपए मिल गए, बट उसने बाद में हरास करने की कोशिश करी कि ये 3 नहीं, ये तो 4 था, 4.5 था, वट एवर उसने क्लेम्स करे, 5 था। अब इस केस के अंदर उसने लेबर यूनियन को इन्वॉल्व कर लिया। मेरे को लेबर यूनियन से नोटिस आ गया कि आपके ये सारे ड्यूज हैं। तो लेबर यूनियन की इन्वॉल्वमेंट इस केस में लीगल है होनी, जहां पर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ली, उसको पेमेंट करी, अब उसका माइंडसेट चेंज हो गया एंड उसका हो गया कि जो उसको पैसे मिले उसको उससे ज़्यादा की उम्मीद हो गई। उस चीज़ को साइड में रखते हुए लेबर यूनियन इन्वॉल्व होके एक्सटॉर्शन एंड हरासमेंट स्टार्ट कर देता है।
तो मैं इस पे चाहूंगा कि ये लीगली वो लेबर यूनियन को अप्रोच कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत डिस्प्यूट इस तरह के होते हैं। जो आपसे पहले मैंने बोला था, डिस्प्यूट होता ही है, एंड में जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा फिर ये छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जब तक पेमेंट मिलती रहती है कोई इशू नहीं होता है, एंड में डिस्प्यूट ये आता है। जो यूनियन वाले का आप रोल की बात कर रहे हैं, वो उनका मुझे नहीं लगता है कोई रोल है आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। जो एग्रीमेंट हुआ उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है पेमेंट या स्कोप ऑफ वर्क के रिगार्डिंग, वो लेबर यूनियन का कोई रोल नहीं है, अनलेस ही कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। एम्प्लॉय आपके पास आता है, लेबर डिपार्टमेंट में जाता है या यूनियन के पास जाता है, जो उसका मेंबर है वो कंप्लेन करता है कि मेंबर एज एन लेबर यूनियन का मेंबर। ट्रेड यूनियन होती है, जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है, उसकी मेंबरशिप लेनी होती है। मेंबर्स होते हैं, वो उन्हीं का डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। तो वो यूनियन एम्प्लॉय जा सकता है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अपनी सर्विस दे रहा है। सारी ऑब्लिगेशन उसके अपने एम्प्लॉय की जो है वो उस कॉन्ट्रैक्टर की है, आपकी नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट जो एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है, वो कॉन्ट्रैक्टर और आपके बीच में है। तो वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा, जो डिस्प्यूट जो भी है, वो जो रेजोल्यूशन होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। वो लेबर डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, अनलेस ही कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है। अगर एम्प्लॉय है, उसकी कोई पेमेंट नहीं है, तो वो जब केस फाइल करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी पार्टी बनाता है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी, जिसकी प्रोवाइड से काम कर रहा है, उसको भी पार्टी बनाता है। मैं एक बार इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ली हैं तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो गया। हाँ, एंड उसके अंदर दिस इज नॉट अ मैटर जिसके अंदर लेबर यूनियन हैज द राइट टू गेट इन्वॉल्व। वो इन्वॉल्व हो वो एक अलग चीज है, बट उसको राइट नहीं है, लीगल राइट नहीं है। लीगल राइट नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉय का कोई डिस्प्यूट होना चाहिए। नॉन पेमेंट एम्प्लॉय से हमारा मतलब है उस कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय भी, कॉन्ट्रैक्टर का। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर की लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर वो वर्ड यूज करे तो वो उसकी एम्प्लॉयर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसका डिस्प्यूट है तो तब आ सकता है। तो मैंने दिया काम कॉन्ट्रैक्टर को, हमारा डिस्प्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्टर और मेरे बीच फॉर वॉट एवर रीजन। अब उसकी लेबर क्या हमें डायरेक्टली अप्रोच करके हमारे साथ हरासमेंट कर सकती है? कर नहीं सकती, लेकिन ये बड़ा कॉमन डिस्प्यूट है जो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। उसमें लेबर डिपार्टमेंट, यूनियन इन्वॉल्व होते हैं। वो बोलते हैं कि आपके प्रोमाइसेस में काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मेरे को पेमेंट नहीं मिली है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ आपको भी पार्टी बनाएंगे। प्रैक्टिस है कि आप प्रेशर डालोगे कॉन्ट्रैक्टर पे, या आपका कोई स्टैंड होगा कि मैंने पेमेंट कर दी है, वो आप दोगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करेंगे, बट वो पार्टी बनाते ही हैं। मे बी कोई लीगल वैल्यू ना हो, न्यूसेंस वैल्यू इसकी है, वो आपको केस में इन्वॉल्व करेंगे, आप चक्कर लगाओगे। बेशक आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने पेमेंट उसको दे दी है। इसलिए मैंने बोला आपको कि हर चीज एक डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। आप जो भी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, और जो भी स्कोप ऑफ वर्क है, अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है या जो भी, वो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, ताकि ये रहे कि उसने अगर काम ज्यादा किया है तो वो भी पता हो आपको कि आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया कि ये मेरा बढ़ गया है, इसका इतना रुपया एक्स्ट्रा देना होगा मेरे को, ताकि वो जब क्लेम करे तो ये इशू ना आए कि मतलब कहीं रिटर्न में नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि कई बार तो ट्रांसफर्स होते हैं, कई बार उनको कैश एट साइड भी देना पड़ता है, तो कैश एंड ऑल की इन्वॉल्वमेंट तो रहती ही है। तो वही उसके लिए आप रिसिप्ट रखें, रजिस्टर में एंट्री करें, आपको डॉक्यूमेंट तो रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली डिस्प्यूट कोर्ट में जाएगा या किसी अथॉरिटी के पास जाएगा, जो भी उस एक्ट में एडजुडिकेशन कर सकती है, उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंस चाहिए, और एविडेंस के लिए आपको रिटर्न में सब कुछ लेना होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्व हो तो उसके साथ एक आप कॉन्ट्रैक्ट करें, बेशक कोई लेंथी ना हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं वो उसके अंदर मेंशन होने चाहिए, ताकि आप भी सेफ रहें। कोई डिस्प्यूट, देखो आप कोई किसी को रोक सकते नहीं हो आप डिस्प्यूट रेज करने से, बस आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप मिटिगेट कर सकते हो अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं डिस्प्यूट की। तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंटेन करना है। अगर एग्रीमेंट बनाया हो, वर्क ऑर्डर बनाओ हमारा, जो भी काम वो कर रहा है, तो उसके बाद ये मैटर अंडर कंट्रोल आपके साथ, कंट्रोल्ड है, फिर आप डिफेंस है आपके पास। फिर तो वो जो हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास एक लेवल तक है। हाँ, आप लड़ने के लिए आपके पास हथियार है, आप लड़ सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए हर चीज में जरूरी है। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि लेबर यूनियन इन्वॉल्व हुई है एंड हरासमेंट एंड व्हाटएवर करने की कोशिश करी है। ये लोग धरना वरना कभी बोल देते हैं कि हम धरना करेंगे आपके ऑफिस प्रेमिसेस की। इसके अराउंड क्या लॉज हैं? दे आर अलाउड टू डू ऑल ऑफ दिस?
सर बिल्कुल परमिसेबल है, वो धरना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस है। अब उसमें उनको नोटिस देना होता है, वो नोटिस देंगे, रीजन देंगे किस चीज के लिए कर रहे हैं, और नोटिस किसको, हमें देंगे? एम्प्लॉयर को, जिसकी प्रीमाइसेस पे कर रहे हैं उनको नोटिस देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं वो इलीगल है या वो फॉलो नहीं कर रहे हैं जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में इंजंक्शन एंड स्टे आप दोनों मांगते हो, तो कोर्ट जनरली स्टे करती है। जो मैंने फील किया है, हमारे किसी केस में हुआ था, एक अच्छी कंपनी है, उसके एम्प्लॉय ने, यूनियन ने बोला था कि हम कल से जो स्ट्राइक कर रहे हैं, आप मान लो एक हफ्ते बाद भी उन्होंने बोला था हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, नोटिस दे दिया था। इमीडिएटली हमने सूट फाइल किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सुना और स्टे दिया। फाइनली जब ऑर्डर हुआ तो कोर्ट ने बोला कि 150 मीटर आप डिस्टेंस पे आप कर सकते हो। अच्छा, डिस्टेंस कोर्ट जनरली डिफाइन करती है, क्योंकि आप रोक सकते नहीं हो। यूनियन है, वो भी रजिस्टर्ड यूनियन है, और वो स्ट्राइक करने का उनको राइट है, लेकिन वो ये चेक एंड बैलेंस होते हैं, उसके अंदर उनको रीजन देना होगा। तो लोकल पुलिस स्टेशन भी इन्वॉल्व होगा? हाँ बिल्कुल। जब क्या होता है कि यूनियन वाले जो हैं वो मिसबिहेव बोलो आप, बहुत कुछ कर सकते हैं वो, तो एप्रीहेंशन होती है। तो कोर्ट से जब केस होता है तो हम लोग कोर्ट को बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पुलिस प्रोटेक्शन भी दें, ताकि इंश्योर रहे कि वो कंप्लायंस आपके ऑर्डर का भी कर रहे हो, हमारे प्रीमाइसेस और हमारे एम्प्लॉय भी सिक्योर रहे। कई बार होता है कि यूनियन में सारे एम्प्लॉय होते नहीं है, अब जो बंदा एम्प्लॉय आपका काम करना चाहता है उसको भी करने नहीं देते हैं, तो वो आराम से अपने प्रीमाइसेस में आ जाए, काम करे। उसके लिए हम चाहते हैं पुलिस प्रोटेक्शन मिले, तो कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं और मिलती है। अभी तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था कि हमारा कुछ वर्क हुआ, वो वर्क में कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्प्यूट हुआ या लेबर के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो वो क्या क्या ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, और उस एक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जो कि प्रिवेंटिव टूल्स हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन सही होना। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ इस डायरेक्शन में कि अगर हमें ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है बट हमारी इंस्ट्रक्शंस ठीक नहीं फॉलो करी जा रही, वेदर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, साइट पे एक एम्प्लॉय हमने रखा हुआ है या एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है, हमने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ करने को कहा, एक वर्क एक पर्टिकुलर वे में करने को कहा, बट इवन आफ्टर रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस वो उस तरीके से आउटपुट आ नहीं रही, तो इस चीज में कोई लीगल एक्शन लेना बनता है? ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि आपको जो आप आर्किटेक्ट हैं, आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका वो स्पेसिफिकेशन है, पूरा मैप होता है, उसके हिसाब से बनता है। अगर कोई उसके अंदर कुछ भी डिस्प्यूट होगा, ऑब्वियसली जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो इशू रेज करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रही है, तो आप ये इशू रेज करेंगे कॉन्ट्रैक्टर से कि आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर फिर भी कंटिन्यू होता है तो आप उसके लिए डैमेजेस, अगर पेनल्टी लगी हुई है, कोई क्लॉज दी हुई है आपने परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ, तो डैमेज लगा सकते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकते हैं, जो भी उसमें टर्मिनेशन का मेंशन होगा आप उस कॉन्ट्रैक्टर को हटा सकते हैं, अगर आपका एम्प्लॉय कर रहा है जो आपके रोल पे है। नहीं, हटा तो दिया सर कॉन्ट्रैक्टर को, बट वो अपना सारा अकाउंटिंग लेकर आ गया एंड काम भी ठीक से नहीं हुआ, तो ये तो एक डिस्प्यूट बन गया ना। ये डिस्प्यूट हो गया, ये फिर सिविल डिस्प्यूट हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा कोर्ट पे सेटल होगा। वो आप बताएंगे आपने क्यों इसकी पेमेंट रोकी है, क्या आपको डैमेजेस हुए हैं, आपने उस काम को रिपेयर कराने के लिए कितना एक्सपेंस किया है, ये आपको डॉक्यूमेंट रखना होगा कि जो उसने काम गलत किया, मेरे को वो ठीक कराने में इतना एक्सपेंस हो गया, इसलिए मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट एंड किया है, और डैमेजेस मैं इसलिए क्लेम कर रहा हूँ, या उसका इसीलिए कोई पैसा बनता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए हो गया। अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो उसके लिए अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, कोई एग्जांपल देंगे? कोई एग्जांपल, आप सपोज करो पेंटिंग उसको कोई प्रॉपर बनानी थी, पेंटिंग में उसने मोर की जगह कोई कुछ और बना दिया, आपने बोला ठीक कर दो, फिर भी वो कुछ और बना दिया उसने, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया, तो आप उसको एज पर पॉलिसी, जो मैं बोलता हूँ पॉलिसी हर कंपनी की या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की होनी चाहिए, उस पॉलिसी में मिसकंडक्ट डिफाइन होते हैं, और ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन ना फॉलो करना एक वन ऑफ द मिसकंडक्ट है। उस केस पे आप उसको वार्निंग लेटर, अगर आपको लगता है कि वार्निंग लेटर दे देते हैं तो वार्न करके छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है ठीक नहीं कर रहा है, मुझे कोई एक्शन लेना है इसके अगेंस्ट, तो आप एक चार्जशीट इशू करेंगे उसको, उसमें चार्जेस स्पेसिफिकली डिफाइन होने चाहिए। बस आपने चार्जेस स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखे हैं, उसका वो रिस्पॉन्स आप मांगते हो, रिस्पॉन्स उसने दे दिया, वेल एंड गुड। अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया
तो आप एक डिसिप्लिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं उसके अगेंस्ट। उस इंक्वायरी में एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है, जो हम सजेस्ट करते हैं आउटसाइडर हो, कोई आउटसाइडर हो जिसका इंटरेस्ट ना हो, वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेगा। उस इंक्वायरी में चार्जेस में जो चार्जशीट में जो चार्जेस हैं फ्रेम आपने किए हैं, उस चार्ज को वो इवेलुएट करेगा बेस्ड ऑन द एविडेंस। वो वर्कर भी आएगा, उस पर पार्टिसिपेट करेगा, आप भी एविडेंस दोगे, जो भी वो फाइंडिंग देगा उसके बेस पे आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। सपोज करो उस पर प्रूव हो गया हाँ उसने मिसकंडक्ट किया, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा था, तो आप उसके अगेंस्ट एज पर HR पॉलिसी अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एक्शन ले सकते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि बाकी एम्प्लॉय एटलीस्ट ये क्वेश्चन में रहे कि हाँ मेरे अगेंस्ट भी हो सकता है अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगा, डिसिप्लिन में रहें। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप अगर ऐसा है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें ताकि बाकी एम्प्लॉय अपना काम करें। सर मैंने आपसे जब पूछा दैट हमारे यहाँ लेबर लॉस किस किस टाइप के हैं, तो आपने BOCW के बारे में बताया, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। राइट। इसके अलावा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्कस करें दैट व्हाट काइंड ऑफ लॉज एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। जैसे मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक एक्ट है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, जिसमें सेस डिपॉजिट होता है। उसके अलावा बाकी जनरल एक्ट है। जैसे मैं बात करूं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, वो उसमें क्या पहले जो था ये 2002 से पहले ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था। उसमें सिर्फ वर्कर कैटेगरी को अगर डेथ होती थी या इंजरी होती थी तो उसको कंपनसेशन एम्प्लॉयर देता था। वो चेंज करके उन्होंने डेफिनेशन कर दिया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। अब जो है कोई भी एम्प्लॉय डेथ होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब वो जॉब पे है या उससे रिलेटेड नोशनल एक्सटेंशन होता है, अगर वो जॉब की वजह से या जॉब पे रहते हुए उसकी डेथ होती है, कुछ होता है, इंजरी होती है, तो उस केस में कंपनसेशन देना होता है एम्प्लॉयर को। अब कोई भी एम्प्लॉय हो, वर्कमैन कैटेगरी नहीं है, अब एम्प्लॉय वर्ड यूज किया हुआ है। अच्छा, और किसी भी स्केल की कंपनी हो, किसी भी स्केल की कंपनी हो, चाहे उसमें 5 आदमी हो, 10 हो, 100 हो, हाँ उसमें एम्प्लॉय होने चाहिए, एम्प्लॉय परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉय। उस केस में हो गया, उसको कंपनसेशन देना होगा। ये बड़ा कॉमन है, आपके कंस्ट्रक्शन में तो बहुत कॉमन होगा, काम करते हुए वो गिर गया, फ्रैक्चर हो गया जी। मेरे तो उसके लिए हमारी रिस्क मैनेजमेंट में इंश्योरेंसेज होती हैं जिससे हम कवर कर लेते हैं। अब इसके लिए क्या, ये ESI एक्ट है एक, अगर ESI में कवर्ड है तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जनरली कंपनी क्या करती है, बेटर भी है कि जिसकी सैलरी 21,000 से बिलो है वो ESI में मैंडेटरी है कवरेज करना उसको, तो उसको कवरेज उन्होंने दे दिया ESI का। अगर ESI में कवर्ड है तो उसको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ESI की है। उसको जो भी पेंशन देनी है या कंपनसेशन देना है ESI देता है, उसके लिए नॉमिनल जो कंट्रीब्यूशन देना होता है वो जाता है। दूसरा हो गया PF एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, उसमें कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करना होता है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को दोनों को। इसके लिए 15,000 रुपए कैपिंग है, जिसकी सैलरी 15,000 या कम है उस पर PF एक्ट एप्लीकेबल है। एक्सेप्शन ही बस यही है, अगर वो ऑलरेडी कवर है, उसकी सैलरी 10,000 थी, वो बढ़ते बढ़ते 20,000 हो गई, तो आप ये बोल सकते हो कि 20,000 होगी, एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए एक्ट, क्योंकि 15,000 कैपिंग है। तो उस केस में उसमें ये लॉ कि अगर वो कवर है तो वो ऑलरेडी कवर होगा, चाहे उसकी सैलरी कुछ लाखों में चली जाए। अगर एक बार कवर हो गया वो हमेशा कवर रहेगा, उसकी सैलरी कुछ भी हो जाए। बस मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए एक बेनिफिट ये है कि जो लॉ है वो कहता है आपको 15,000 तक अपना कंट्रीब्यूशन देना है, मैच नहीं करना है। गॉट इट। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी 15,000 तक है। एम्प्लॉय चाहे अपना लाख रुपए पे कटवा ले कंपोनेंट जो उसका एम्प्लॉय कंपनसेशन का, सॉरी एम्प्लॉय कंपोनेंट जो है वो चाहे कितने भी कटवाए, एम्प्लॉयर अपना कर सकता है लिमिट 15,000 पे। वो कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कर दिया। ESI मैंने बता ही दिया आपको। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वो आपको पेमेंट टाइम में देना होगा, उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसमें सब आ सकते हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट में जिसकी सैलरी 21,000 से बिलो है वो कवर हो गया। उसके जो भी एम्प्लॉय 21,000 से कम कमा रहे हैं उसको आपको बोनस देना है, ईयरली बोनस जो जाता है। उसका मेथड कैलकुलेशन जो है वो सेपरेट है, वो अकाउंटिंग ईयर पे बेस्ड है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, उसका असेसमेंट तरीका अलग है। उसके हिसाब से 8.33 से मैक्सिमम 20% तक आप बोनस पे करोगे। अब वो डिपेंड करता है कंपनी की फाइनेंशियल्स पे, जो कैलकुलेशन होगी एंड में। और हो गया ये, यही है मेन, तो यही एक्ट है आपको, यही सब है मेजर एक्ट जो बात करो, बाकी सब कंप्लायंस हो गई। साइट
के वर्कर्स से मूव करते हुए अगर मैं ऑफिस एम्प्लॉयज जो हमारे होते हैं उस पर मूव करूँ, तो आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, बेसिकली प्रोफेशनल्स जो हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें HR पॉलिसीज़ में हमारे होनी चाहिए इंक्लूडेड, जो कि हमें भी सेफ गार्ड करे और एम्प्लॉयर को भी सेफ गार्ड रखे? तो आप उस पर थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं। जय, जैसा मैंने पहले बताया, कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए कोई स्पेसिफिक है इस HR पॉलिसी या एम्प्लॉयमेंट नहीं, पर्सनली मेरे लिए नहीं, पर्सनली मेरी कंपनी के लिए नहीं, बट एक जनरली HR पॉलिसी में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड? जनरली HR पॉलिसी में देखिए, आपको जो मेनली हमने फील किया है, जनरल क्लॉज तो बहुत सारी होती हैं, कुछ क्लॉज है जिसको डिटेल में मेंशन करना और स्पेसिफाइड करना वो जरूरी है। उसमें एक प्रोबेशन क्लॉज है, मैं 1 by 1 बताता हूँ आपको। प्रोबेशन क्लॉज है, प्रोबेशन क्लॉज में क्या है, जनरली क्या होता है कि उसमें एक प्रोबेशन पीरियड मेंशन होता है। सपोज करो 6 month है, मतलब हमने एक बार ऑफर लेटर दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, और उस अपॉइंटमेंट लेटर का पार्ट में जो एम्प्लॉयमेंट में आ गया, प्रोबेशन जो लिखते हैं हम हमेशा प्रोबेशन पीरियड देते हैं। प्रोबेशन पीरियड है, उसमें मेंशन है 6 month का प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद आपकी सर्विस कंफर्म हो जाएगी। अगर आपने सिंपल ये लिखा है तो अगर 6 month एंड हो गए तो डीम्ड कंफर्मेशन हो जाएगा, उसमें कोई भी राइटिंग की जरूरत नहीं है रिटर्न में देने की कंफर्मेशन। लेकिन आपने उसे प्रॉपरली मेंशन किया है अपने प्रोबेशन में कि उसको 6 month प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन दी उसकी जो परफॉर्मेंस है, और कंफर्मेशन सिर्फ राइटिंग में होगा। इस केस में क्या होगा, अगर 6 month एंड हो गए हैं, 6 month, वो डीम्ड प्रोबेशन पीरियड में रहेगा अनलेस कि आप उसको एक कंफर्मेशन लेटर दें। अच्छा, तो उस केस में क्या है कि प्रोबेशन आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रोबेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता? प्रोबेशन का टाइम पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं होता कि प्रोबेशन हो ही सिर्फ 3 month के लिए सकती है? नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं। आपको तो परफॉर्मेंस उस बंदे की इवेलुएट करनी है। अच्छा, आप प्रोबेशन पे इसलिए रखते हो कि वो आप में जेल कर रहा है, आपके राइट स्कोप ऑफ वर्क लिए आपने रखा है, वो उसमें जेल कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो परफॉर्म कर नहीं पा रहा है या कर पा रहा है, उसको भी टाइम मिलता है कि मेरे लिए ये कंपनी ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो भी फ्री है, कभी भी रिजाइन करके जा सकता है, आप भी कभी भी निकाल सकते हो उसको परफॉर्मेंस के बेस पे। तो इसीलिए पर्पस होता है कि इवेलुएट करने के लिए वो कि तो मतलब जब हम किसी को एम्प्लॉय करते हैं प्रोबेशन 6 महीने भी, तो प्रोबेशन पीरियड डिफाइन करना एक एम्प्लॉयर के हाथ में होता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर डिफाइन करता है कि मेरे को इतने महीने के लिए रखना है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो कंफर्म कर देगा उसको। तो वो राइटिंग में जनरली क्या स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि कंफर्मेशन राइटिंग में होगा। उस केस में क्या है कि आप भी सेफ रहते हैं कि मैंने कंफर्म राइटिंग में किया है। जब तक राइटिंग में नहीं होगा वो डीम्ड कंफर्मेशन प्रोबेशन पे रहेगा वो। अच्छा, मतलब सपोज मैंने किसी को 3 months प्रोबेशन पे एम्प्लॉय करा, जब वो 3 months कंप्लीट हुए, अगर मैंने राइटिंग में नहीं दिया कि प्रोबेशन एक्सटेंड किया है, तो वो कंफर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी? नहीं, अगर आपने राइटिंग में लिखा हुआ है, आपने राइटिंग में दिया नहीं है, तो वो डीम्ड प्रोबेशन एक्सटेंशन मानी जाएगी, वो एक्सटेंशन माना जाएगा अनलेस कि आप राइटिंग में दो। ओके, एक ये हो गया। दूसरा ट्रांसफर क्लोज होगी। आपके केस में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके प्रोफेशन में ये हो सकते हैं 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी, एक देहरादून में, एक रांची में है। आपको बंदा अच्छा काम कर रहा है, आप चाहते हो उसको ट्रांसफर करके उस जगह भेज दो दूसरे प्रोजेक्ट पे, ध्यान दें। बिल्कुल। तो उस केस में ट्रांसफर क्लोज बहुत मेन क्लोज होती है कि आप उसको ट्रांसफर करने का राइट रखते हो। ओके, आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में मेरे में ट्रांसफर क्लोज नहीं है, तो आपको डालनी थी वो, आप इसलिए आप डाल दो। वो जरूरी क्लोज है ट्रांसफर करने की। कई बार ऐसा होता है टेक ओवर हो जाता है, कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर ली, उसके एम्प्लॉयमेंट में आ गया, उसने कहीं ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर क्लोज की अपनी वैल्यू है। जो एम्प्लॉयज ऑन साइट वर्क करते हैं उनके लिए आई थिंक ये बेनिफिशियल है। हाँ, कई कंपनी कई स्टेट में काम करती हैं, कुछ कंपनी है वो कई स्टेट में काम चलता है, तो वो ट्रांसफर करती हैं। जैसे यूजुअली हमारी डिजाइन फर्म्स एक ही जगह बेस्ड होती हैं, साइट्स हमारी मल्टीपल प्लेसेस पे होती हैं। हाँ। तो वहां पर जो साइट के लिए एम्प्लॉय है उनके लिए ऑन साइट, उनके लिए ट्रांसफर वाला जो क्लॉज है, राइट, ये बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल बेनिफिशियल। कई बार आप अपने यहाँ से भी एम्प्लॉय भेजते हो वहां पे साइट पे, उसको दूसरी लोकेशन पे भी भेज दो, इजी रहे। अगर ट्रांसफर क्लॉज है तो उधर से ऑब्जेक्शन आता है, तो अगर हमारा एक क्लॉज हो तो एमिकेबली मैटर कैन बी सेटल्ड। हाँ, मतलब आप लीगल राइट है, लीगल राइट, आपने कॉन्ट्रेक्चुअली एक टर्म उसमें मेंशन करी है जिसमें आपके पास पावर है और उसने एग्री किया है कि मेरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो डिस्प्यूट नहीं कर सकता। अगर क्लॉज नहीं है तो बहुत कॉमन इश्यू आते हैं कि मैंने एग्री नहीं किया था। आपका जो उसका रिलेशनशिप है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। तो अगर ऐसा इशू आ भी जाए
तो उस केस में उसको रेजिग्नेशन देना है, और अगर वो रेजिग्नेशन खुद से देगा तो आई थिंक ही इज नॉट बाउंड टू गेट 1 month सैलरी, ऐसा भी रहता है। रेजिग्नेशन किस लिए? वो अगर उसको ट्रांसफर नहीं करना, उसको ट्रांसफर नहीं जाना है, नहीं जाना, हाँ। और ट्रांसफर क्लॉज भी नहीं था, एंड वी आस्क दैट पर्सन टू ट्रांसफर टू अनदर साइट, तो एंड इसको नहीं करना, तो क्या सिनारियो डेवलप होता है? या वो रेजिग्नेशन वो एजिटेट करता है कि मैंने ट्रांसफर क्लॉज एक्सेप्ट नहीं करी थी, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ट्रांसफर क्लॉज नहीं थी, अगर नहीं है आपके, वो बोलता है मैंने इसी स्पेसिफिक जगह के लिए एक्सेप्टेंस दी थी, मैं यही काम करूंगा। आप तो उसको अगर वो नहीं ट्रांसफर करेगा, आप टर्मिनेट करोगे, वो इलीगल टर्मिनेशन का केस फाइल करेगा। लेकिन अभी इलीगल टर्मिनेशन क्यों? आपने टर्मिनेट किया उसको, तो हम वैसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं नोटिस पीरियड देके। ट्रांसफर क्लॉज जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें ट्रांसफर क्लॉज नहीं है ना, उसका स्टैंड ये है कि मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में ट्रांसफर क्लॉज नहीं थी, मैंने इसी पर्टिकुलर जगह के लिए एक्सेप्टेंस दी थी, मैं यही काम कर रहा हूँ, तो लेकिन हमें ट्रांसफर करना है। हाँ, तो उसके लिए अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट आते हैं, क्योंकि लॉ जो है चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन दी जो कोर्ट के डिसीजन आते हैं। हाँ, बट हम उसको टर्मिनेट तो कर ही सकते हैं ना, उसको 1 month की सैलरी देके। वो फिर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ। इसमें 2 तरह के एम्प्लॉयमेंट होते हैं। ओके। एक होता है वर्कर कैटेगरी, हमारे जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है, इंडियन सिस्टम, में 2 तरह के एम्प्लॉय हैं। ओके। एक है वर्कमैन कैटेगरी जो अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आते हैं, 1947 अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्ट है, उसके अंदर वर्कमैन डिफाइन है। एक होते हैं नॉन वर्कमैन जो है वो हो गए सीनियर लेवल एम्प्लॉइज जो वर्कर नहीं है। अब ये टर्म जो है वर्कमैन नॉन वर्कर बड़ी डिबेटेबल है, कोर्ट सेटल करता रहता है। एक्ट जो अभी मैं सिंपल बोलूं, नेचर ऑफ ड्यूटीज पे डिपेंड करता है कौन एम्प्लॉय वर्कर है, कौन नॉन वर्कमैन है। जो वर्कर कैटेगरी है उसको टर्मिनेट करने का प्रोसेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया है। आपने कोई भी टर्म लिख दी है उसके अपॉइंटमेंट लेटर में, मैं 1 महीने का नोटिस देकर टर्मिनेट कर सकता हूँ, 2 महीने का नोटिस देकर कर सकता हूँ, वो एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए? वर्कर कैटेगरी के लिए। अच्छा, वर्कर कैटेगरी को टर्मिनेट करने का, रिट्रेंच करने का एक प्रोसेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया हुआ है। अच्छा। आप उसको टर्मिनेट करोगे या निकालोगे तो उसके लिए अगर लेस देन 100 है, मतलब डिपेंडिंग इंडस्ट्री का साइज क्या है, लेस देन 100 एम्प्लॉई है तो आपको एक इंटीमेशन लेबर डिपार्टमेंट में देनी है और 1 महीने का नोटिस। लेस देन 100 मतलब चाहे 10 हो, हाँ, चाहे 5 हो, 10 हो, हाँ, लेस देन 100। उसमें लेबर डिपार्टमेंट को एक इंटीमेशन देनी है और 1 month नोटिस पे है, और आपका जितने कंप्लीटेड ईयर जितने भी उसने किए हैं उसके 15 दिन पर कंप्लीटेड ईयर के हिसाब से एक कंपनसेशन है। अच्छा, वो आपको पे करना है। मतलब एक नोटिस पीरियड हो गया 1 month, 15 डेज सैलरी ऑफ पर कंप्लीटेड ईयर और एक इंटीमेशन टू द लेबर डिपार्टमेंट। अब जहां आती है 100+ एम्प्लॉई है, 100 से ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा एम्प्लॉई इंपैक्ट होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने सेफ गार्ड लिया है। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको निकालना लॉ में हमारे तो 3 month का नोटिस पीरियड है उनको निकालने के लिए, और कंपनसेशन सेम है 15 डेज पर कंप्लीट ईयर, बट आपको लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी निकालने की। वो रिट्रेंचमेंट का प्रोसीजर है। अच्छा, तो वो परमिशन लेना अपने आप में एक टफ है। आप रीजन दोगे क्यों निकालना चाह रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होगा तब आपको अप्रूवल देगा, फिर आप निकालोगे। लेस देन 100 में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ कंपनसेशन पे करो, लेकिन वो टर्मिनेशन से पहले ही पे करना होगा। ये नहीं कि आपने कल निकाल दिया उसको परसों पेमेंट करी है। बट वो टर्मिनेशन की कोई रीजनिंग हो अगर जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, देन वी आर सेफगार्डेड, देन या तब भी हमें ये सब करना है। रिट्रेंचमेंट निकालने के लिए तो वही करना होगा। आपको जो एक्सेप्शन बता रहा हूँ वो है अगर कोई मिसकंडक्ट। अभी हम ट्रांसफर पे बात कर रहे थे। हाँ, ट्रांसफर नहीं है, सपोज मिसकंडक्ट, वो नहीं जा रहा है तो आप वो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लोगे कि वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, उसके बाद उसके अगेंस्ट एक्शन लोगे आप, तब निकाल दिया आपने, वो तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया। हाँ, उस ऐसा भी हो सकता है कोई एम्प्लॉय कंटिन्यूअस इल हेल्थ का एक प्रोविजन दिया हुआ है, राइट, कंटिन्यूअस इल रहता है, आप उसको रख ही नहीं पाते, हमेशा एब्सेंटीइज्म हो गया, हाँ, हमेशा बीमार रहता है, तो उस केस पे भी आप उसको निकाल सकते हो, वो भी रिट्रेंचमेंट काउंट नहीं होगा। तो वो लिबर्टी है कि एक मिसकंडक्ट केस, तो उस केस में जैसे एब्सेंटीइज्म हो गया या फिर एब्सेंटीइज्म जो है वो इटसेल्फ है मिसकंडक्ट, वो एक मिसकंडक्ट है, तो आपको फिर वो इंक्वायरी करनी है। हाँ, आप बस
इस कुछ जजमेंट है जो ये बोलते हैं अगर कंटिन्यूअसली वो एब्सेंट है बहुत टाइम से, आपके लेटर का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको अमेंडमेंट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं मैनेजमेंट कि अमेंडन कर दिया, वो आना नहीं चाहता है, उस केस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। लेकिन और कोई लेट आता है, लेट मतलब एज एन एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स होते हैं कि हमारा 9:30 to 6 ऑफिस है, 9:30 to 5:30 ऑफिस है, बट रेपिटेटिवली कोई 10 साढ़े 10 आ रहा है, तो वो भी मिसकंडक्ट में डिफाइन मिसकंडक्ट में वो डिफाइन होता है। वो मैं कह रहा हूं बहुत सारे मिसकंडक्ट होते हैं, इसीलिए पॉलिसी कंपनी की जो है होनी चाहिए जिसमें सारे मिसकंडक्ट कवर हो ताकि हम एक्शन ले सकें। उसके अंदर भी प्रोसेस दिया होता है, क्या चार्जशीट कैसे, मतलब एक कंपनी पॉलिसी बनाए और जिसके अंदर हमारे लिए क्या क्या मिसकंडक्ट्स हैं वो भी मेंशन्ड हो, या एक ये जेनरिक होते हैं, जनरली जेनरिक होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं, बट क्योंकि कंपनी का स्केल छोटा बड़ा हो सकता है तो उसके हिसाब से हाँ कंपनी तो पॉलिसी कॉम्प्रहेंसिव होती है, उसमें सभी मिसकंडक्ट कवर होते हैं। कुछ भी हो सकता है मिसकंडक्ट, आज नहीं है कल आप ग्रो करे, या कोई आपके नहीं आपके क्लाइंट के यहाँ ऐसा उसने किया हो, तो वो भी अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी एक्शन आपको ही लेना है, तो वो आपको देखना होता है। इसलिए पॉलिसी में पूरा डिटेल में मेंशन होता है, क्या प्रोसेस फॉलो होगा, कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, पूरा डिटेल में एक बार मैं चाहूंगा कि वर्कर कैटेगरी और सब जो वर्कर कैटेगरी नहीं है उसमें मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? उसमें स्कोप ऑफ वर्क जो है ना, जो नेचर ऑफ ड्यूटीज वो जो परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, ओके, उस पर डिपेंड करता है। सपोज करिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मेरे को सुपरवाइज करने के लिए आप हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मैं आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ, मेरे नीचे कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं है, ना मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, अल्टीमेटली मैं जो हूँ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं वर्कमैन कैटेगरी का बंदा हो गया। सिर्फ ड्यूटीज पे डिपेंड करता है कोई एम्प्लॉय क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि मैं इस केस में मैं आपकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ, आप मुझसे जो कह रहे हो वो मैं कर रहा हूँ, आप मुझे स्कोप ऑफ वर्क दे रहे हो वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आप मुझे सुपरवाइज कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, तो मैं वर्कर कैटेगरी का एम्प्लॉय हो गया। मेरे पास मेरी कोई पावर ही नहीं है करने के लिए, तो मेरे लिए लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मेरे जैसे लोगों के लिए है, जहां पे मेरे को आप निकालने से पहले सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ओके, आप मुझे नहीं बोल सकते कल से नोटिस पीरियड आपका आगे आप चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। और आप जैसे लोग आ गए नॉन वर्कमैन कैटेगरी, उनका जो रिलेशनशिप है वो गवर्न होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हो गया। आपने जो टर्म्स एग्री करी हैं आप उसके अकॉर्डिंगली आपका रिलेशनशिप चलेगा। आपने मेंशन किया नोटिस पीरियड 3 मंथ का है, तो 3 मंथ का नोटिस दे करके आप भी नौकरी छोड़ सकते हो और मैनेजमेंट भी आपको निकाल सकता है। अगर आपको इमीडिएटली निकाल रहा है तो आपको नोटिस पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे साइट पे अगर कोई इंजीनियर वर्क करते हैं तो उनका एग्जांपल लें हम, तो वो क्या कैटेगरी में फॉल करेंगे? अगर आप मुझे सिर्फ डेजिग्नेशन के बारे में बात करेंगे तो उससे पता नहीं चलेगा। इर्रेस्पेक्टिव डेजिग्नेशन आपने मैनेजर कुछ भी मेंशन किया हो, उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते वर्कर कैटेगरी या नॉन वर्कमैन। नेचर ऑफ ड्यूटीज पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझे बताएं कि क्या स्पेसिफिकली वो साइट हैंडलिंग अपने नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैंडलिंग, हाँ, फिर वो उस केस में क्योंकि वो सुपरवाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहे हैं, राइट, तो उस केस में वो नॉन वर्कमैन आया, वर्कमैन कैटेगरी में होगा। हाँ, आप उसको अगर निकालना है या जो भी आपके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो आपने उसको इन टर्म्स एग्रीमेंट जो आपने बनाया है वो उससे गवर्न होगा। हाँ, आपने जो भी उसमें मेंशन किया है वेजेस इतने होंगे, ये स्कोप ऑफ वर्क ये है, निकालने का मेथड ये है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है। तो नॉन वर्कमैन में आइए, नॉन वर्कमैन पर्सन अगर मिसकंडक्ट करे, मिसकंडक्ट कोई भी करे वो प्रोसीजर वैसे फॉलो होगा। अच्छा, मिसकंडक्ट जिसने भी किया है वो, तो अगर मैं उसकी टर्मिनेशन करूं तो मुझे ये 3 प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। टर्मिनेशन नॉन वर्कमैन के लिए 2 मेथड है। हाँ, एक टर्मिनेशन सिंपलिसिटर होता है। अच्छा, टर्मिनेशन सिंपलिसिटर में क्या हुआ, आपने सिंपल, आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है, आपने उसको नोटिस पीरियड दिया, निकाल दिया, या नोटिस पे का पैसा दे दिया, वो सिंपलिसिटर टर्मिनेशन हो गया। आपने किसी को टर्मिनेट किया है कोई एलिगेशन के साथ, तो वो होता है स्टिग्मैटिक टर्मिनेशन। अच्छा, स्टिग्मैटिक टर्मिनेशन में आपको जस्टिफाई करना होगा। आप किसी पे एलिगेशन लगा के तो निकालोगे नहीं, आपको वो एलिगेशन प्रूव करना होगा, और वो जैसी एलिगेशन लगाओगे वो मिसकंडक्ट होगा। उस मिसकंडक्ट को प्रूव करने के लिए वही प्रोसेस है, आपको चार्जशीट देनी होगी, डिसिप्लिन इंक्वायरी करनी होगी, उसकी फाइंडिंग आएगी, उसकी फाइंडिंग के बेस्ड पे एज पर कंपनी पॉलिसी आपको उसको पनिशमेंट देना है। ओके, एलिगेशन आप चाहे वर्कर के अगेंस्ट लगाएं, मिसकंडक्ट के या नॉन वर्कमैन के, डिसिप्लिनरी एक्शन तो वैसे ही फॉलो होगा। उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए?
प्रोसेस क्या है, आप पहले चार्जशीट उसको इशू करोगे, मतलब फर्स्ट वी हैव टू अप्रोच अ लॉयर? नहीं, उस पर लॉयर की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट इशू करता है। मतलब Okay. कोई भी आपकी अथॉरिटी होगी, डिसिप्लिन अथॉरिटी होती है जो डिफाइन होती है कि मेरे पास पावर है या डेलीगेशन होती है उसके पास कि आपको ऑथराइज हो इशू करने के लिए, वो चार्जशीट इशू करेगा उस एम्प्लॉय को, स्पेसिफाइड करेगा सारे चार्जेस जो है, उससे मांगेगा एक्सप्लेनेशन, 10 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी उसको वो मांगेगा एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन देगा, जस्टिफाई करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है जस्टिफिकेशन ठीक नहीं है या उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करेंगे और उसको भी इंटीमेट करेंगे कि हमने XYZ को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो मैनेजमेंट को और वर्कर को लेटर इशू करेगा और बताएगा कि मैं इस दिन इस जगह पे इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा हूँ, आप आ जाए वहां पे। तो दोनों पार्टी वहां जाएंगे। ये इंक्वायरी ऑफिसर कौन होता है? हम जो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय होगा तो ऑब्वियस है वो बायस बंदा, एक पहला इंटेंशन जो होगा वो लगेगा कि वो बायस है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी उसमें बेस्ट होता है लॉयर, जिसको लीगल नॉलेज है। एक थर्ड पार्टी जो लॉयर है उसको आप अपॉइंट करो, वो इंक्वायरी ऑफिसर होगा, वो लेटर इशू करेगा दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टी आएंगी, चार्जशीट की कॉपी उसके पास होगी एम्प्लॉय के पास। पहले एविडेंस लीड करता है मैनेजमेंट उस चार्जेस को प्रूव करने के लिए, उसके विटनेस आएंगे, जैसे कोर्ट के प्रोसेस होता है कुछ उस तरह से सिमिलर है। आप एविडेंस आए, वो क्रॉस किया, उसका जब क्लोज हो गया मैनेजमेंट का एविडेंस, तो वर्कर ने अपना एविडेंस लीड किया, उसका क्रॉस हुआ, उसके बाद जो रिकॉर्ड इंक्वायरी ऑफिसर के पास है, जो एविडेंस है, उसके बेस पे एक रिपोर्ट देता है कि ये चार्जेस प्रूव हो गए, ये पार्शली प्रूव हो गए, ये प्रूव नहीं हुए। एक रिपोर्ट देगा वो चार्जेस वाइज, XYZ चार्जेस होंगे 1 2 3, वो रिस्पॉन्स देगा अपना। और उसने ये रिपोर्ट कहाँ सबमिट होती है? ये जिसने उसको अपॉइंट किया है, जिसपे अथॉरिटी जिसने चार्जशीट इशू करी है, वो अपॉइंट करता है इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट उसी को देगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा? फिर एम्प्लॉयर उस चार्जशीट को देगा एम्प्लॉय को एक शोकॉज नोटिस के साथ कि हमें ये इंक्वायरी रिपोर्ट आई है इंक्वायरी ऑफिसर के साथ, उसने बोला है चार्जेस प्रूव हो गए हैं, आपको इस पे क्या कहना है, आप हमें अपना जवाब जो 10 दिन 5 दिन जो भी टाइम आप दे रहे हैं दो, वो जवाब देगा। अगर सेटिस्फाइड है मैनेजमेंट, वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बेसिस पे वो एक्शन ले सकता है एज पर कंपनी पॉलिसी। हमारी फील्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन्स, इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स, इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, जो हमारे ऑफिस के एसेट है, वो कोई ना ले जाए अपने साथ, या उसका कोई मिसयूज कर ले, या अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज कर ले, तो उसके लिए अग्रीमेंट लेवल पे ही, अपॉइंटमेंट लेटर लेवल पे, शुड देयर बी एनी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और क्लॉज व्हिच शुड बी एडेड? ये भी वन ऑफ द बड़ा कॉमन है ये वाला इशू जो आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉय के पास सारा डाटा होता है, जो आपको रिलाई करते हैं उसके ऊपर, अपना सारा डाटा आपने दे दिया, इवन क्लाइंट की लिस्ट होती है। उस केस में क्या होता है, हमें एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, NDA बोलते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, वो सेपरेट होगा, वो सेपरेट, कई एग्रीमेंट वो इनबिल्ट होता है, लेकिन हम प्रीफर करते हैं सेपरेट, भी डिटेल में उसको हम जाते बने वो, ताकि उसको भी लगे कि हाँ कुछ लिखा है उसके अंदर, डिटेल में होता है वो, डिटेल में होता है उसके अंदर। हम उसमें डैमेजेस का भी मेंशन करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, और उसमें जुडिक्शन वगैरह सब मेंशन होता है। तो डिटेल में एक एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो हम उससे साइन कराते हैं। अभी हम लोग ऐसे केस देखे हैं कि एम्प्लॉय का आपने कुछ असेट दिए हुए हैं, सपोज वो लैपटॉप दिया हुआ है, लैपटॉप पे आपके सारे क्लाइंट की डिटेल है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो छोड़ के चला गया, आपका वापस ही नहीं करता है, हुआ है हमारे साथ ये भी। तो उस केस में आपके पास तो एप्रीहेंशन है कि वो मिसयूज कर सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप उसको एक कंपनी एक्ट में ना, पहले 630 प्रोविजन होता था कंपनी एक्ट में, अच्छा, अभी 452 सेक्शन 452 है, उसके अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है कंपनी एक्ट में एम्प्लॉयर के लिए, अगर कोई भी एम्प्लॉय इलीगली कंपनी का असेट विथहोल्ड किया हुआ है उसने, तो आप उसको एक क्रिमिनल एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हो आप। अच्छा, वो इलीगल है, अगर आप कंपनी ने कोई नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी का असेट रखा हुआ है, वो इलीगल है। उस केस में हम लोग नोटिस देते हैं, वी आर लॉयर, तो नोटिस प्रीफर करते हैं, हर चीज में नोटिस ही देते हैं। अब ये भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि ये कंपनी का एसेट है, कंपनी का एसेट। तो अब लैपटॉप देते टाइम तो हाँ, बिल्कुल हमने ये भी हमने फेस किया है कि कंपनी का वो नंबर डेल का, वो है डेल का, बोलते थे कि एम्प्लॉयर की डेल का था, अब पुलिस वाले बोलते हैं कि इसका नंबर क्या था, इनवॉइस कहाँ है,
वो सब भी देनी होगी, अनलेस कि एम्प्लॉय एडमिट कर रहा है कंपनी का था वो वापस कर रहा हूँ। कई मेल में आता है, वो रिस्पॉन्स करता है कि मैं दे दूंगा, देता नहीं है, तो एक एडमिशन उसके पार्ट पे ही कंपनी का है उसके पास से, तो उस केस में लोग नोटिस देते हैं। अभी तक जो 99% वो सामान वापस कंपनी का आ गया है, वो दे देता है कि उसको भी पता है कि उसने इलीगली रखा हुआ है। और जो उसमें डाटा है, डाटा तो मेन चीज आपका जो एप्रीहेंशन होती है वो मिसयूज ऑफ डाटा है, बिल्कुल लैपटॉप की वैल्यू नहीं होती है। तो आपका फोकस रहता है डाटा मेरे पास आ जाए। और एनडीए में हम इसलिए मेंशन करते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद वो चाहे टर्मिनेट किया हो, रिजाइन किया हो, किसी भी रीजन से वो छोड़ के गया हुआ, तो इस पीरियड तक कोई मिसयूज नहीं करेगा, वो किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो वो डिटेल में मेंशन होता है। वो एक है हम लोग जो आपने वैसे एचआर पॉलिसीज अगर ठीक ना बनी हो किसी कंपनी की, उसका उनके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई एग्जांपल है आपके पास? आपने देखा है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो उन्होंने बेयर करे? मैंने प्रोबेशन पीरियड का देखा है। प्रोबेशन पीरियड में कंफर्मेशन इन राइटिंग नहीं लिखा था, तो उसका कोर्ट ने बोला कि आपने 6 महीने का नोटिस पीरियड था, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड था, उसने खत्म हो गया उसका, आपने प्रोबेशन एक्सटेंड नहीं किया, तो वो डीम्ड कंफर्म हो गया। आपने तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि राइटिंग में कंफर्म करूंगा। कंफर्मेशन तो अगर लिखा ही नहीं है कि राइटिंग में कंफर्म होगा, तो किसी भी वे में हो सकता है। तो आपने बाय कंडक्ट, आपने अगर सेपरेट एक्सटेंशन लेटर इशू नहीं किया प्रोबेशन का, तो इट मींस कि आपने बाय कंडक्ट कंफर्म हो गया वो। तो ये क्लॉज है। ट्रांसफरी क्लॉज मैं बोल ही रहा हूँ। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या है कि आप एक मेथड स्पेसिफाई करते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, एम्प्लॉय के साथ हो चाहे किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ हो, आप एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड लिखते हैं। जनरली आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन की लोकेशन होती है, कहाँ पे होगा, किसी भी जगह हो सकता है, और ये उसमें आप लिखते हैं कि लोकेशन कहाँ होगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मेथड क्या होगा। अगर कोर्ट के थ्रू है तो आप लिखते हो किस कोर्ट में होगा वो, मतलब दिल्ली में होगा, फरीदाबाद में होगा, देहरादून में होगा, कहीं पे भी आप लिखते हो किस कोर्ट के थ्रू होगा वो। तो वो मेंशन नहीं था। मेरे अभी रिसेंटली एक केस में, मेरा क्लाइंट है, उसमें उसने केस फाइल किया है गाजियाबाद में, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो क्लॉज था वो नोएडा लिखा हुआ था, और पार्टी रहती थी मुंबई में। तो उसने केस जब नोएडा में फाइल किया, तो हमने बोला कि हमारे एग्रीमेंट में जो क्लॉज है वो गाजियाबाद का जुडिक्शन स्पेसिफाई कर रही है, और इवन ये भी हो गया तो हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन है मुंबई में हुआ है, मैं तो वहां काम करता था। तो उस केस पे अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, तो होपफुली हमारे फेवर में होना चाहिए, क्योंकि जुडिक्शन हमने नहीं कन्फाइन किया है। अगर आप उसमें जुडिक्शन में एक है कि अगर आपने ये स्पेसिफाई किया है कि मैं दिल्ली में जुडिक्शन चाहता हूँ अपना, आपने उसमें ओनली एक्सक्लूसिव जुडिक्शन लिखा दिल्ली का, तो किसी और जुडिक्शन में केस फाइल नहीं कर सकती पार्टी, किसी भी जगह कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो। लेकिन रीजन बस इसका एक्सेप्शन यही है कि अगर आप कोई थर्ड जगह फाइल कर रहा है, वहां आपने जुडिक्शन दिल्ली का डिसाइड कर लिया, लेकिन कोई भी कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में नहीं हुआ, आपने लिख दिया एग्रीमेंट में कि एक्सक्लूसिव जुडिक्शन मेरा दिल्ली होगा, तब वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन कोई भी दिल्ली में नहीं हुआ है। पार्टी मुंबई की थी, एम्प्लॉयमेंट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट था मुंबई में हुआ है, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। उस केस में कोर्ट बोलते हैं कि दिल्ली की जुडिक्शन आपने मेंशन कर दिया, फिर भी यहाँ पे जुडिक्शन नहीं होगी। अदरवाइज जो है, आपने अगर मेंशन किया हुआ है एक्सक्लूसिव जुडिक्शन, तो मल्टीपल जुडिक्शन के इशू पे भी आपका काम चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, गाजियाबाद भी, नोएडा भी, लखनऊ भी, फरीदाबाद भी, आपने मेंशन किया है कि हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दिल्ली में होगा, राइट। तो उस केस में आपके सारे डिस्प्यूट जितनी भी लोकेशन पे हैं, वो सारे दिल्ली में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ। ओके। तो उस केस में ये भी ड्राफ्टिंग का एक इशू होता है, वो कैसे आपने मेंशन किया है। तो आपने स्टार्टिंग करी, हमने बहुत लेबर डिस्प्यूट से लेके जो सारे पॉसिबल हो पाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, फर्स्ट क्या बोलते हैं आप उसको, फर्स्ट जो प्राइमरी टू प्राइमरी, राइट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, हमने उस पर डिस्कस किया। देन हम मूव करते हुए आए अपने परमानेंट एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज पे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट एचआर पॉलिसीज हमारे ऑफिस के अंदर जो हमें रखनी चाहिए, जो हमें भी सेफगार्ड करे और एम्प्लॉय के राइट्स भी उसके अंदर एड्रेस हुए हों। एक ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे टू पीपल हु बिलोंग टू द डिज़ाइन इंडस्ट्री, जो कि आपको लगता है विल हेल्प देम सेफगार्ड
or prevent such disputes? मैं एग्जांपल के साथ देना चाहता हूँ. मेरा एक क्लाइंट है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट माना जाता है. रिनोवेशन ये सब जो बनता है ये भी कंस्ट्रक्शन ही हुआ है तरह से. उस केस में क्या है कि उसने कोई सर्विस दी है, उसने सर्विस देने के बाद जो पीएफ में ऐसा इसलिए बोला बड़ा क्रूशियल है. आप जो लेबर लॉ की बात करते हैं ये बड़ा कॉमन इशू है, पीएफ ईएसआई का नॉन कंप्लायंस. उस केस में मेरे जो क्लाइंट है उसने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किए. ओके. वो किसी और का प्रोजेक्ट था, मेरे क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरे क्लाइंट ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया. राइट. अब सारा काम सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया. अब वो चले गए. अब जब इंस्पेक्शन हुई पीएफ में तो मेरे क्लाइंट को जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, अब गवर्नमेंट कंपनी में यूज करूंगा, नाम नहीं लेना मेरे को, ठीक है, उस गवर्नमेंट कंपनी ने मेरे क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट दिया था. जब इंस्पेक्शन हुई, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर गवर्नमेंट कंपनी है, ओके, पीएफ डिपार्टमेंट ने इंस्पेक्शन करी गवर्नमेंट कंपनी की, उसने देखा नॉन कंप्लायंस है. जब हमारे क्लाइंट को भी नोटिस आया, उसने देखा कि वो नॉन कंप्लायंस एक्चुअली उसके सब कॉन्ट्रैक्टर का था. तो उस केस में ये हुआ, कॉन्ट्रैक्टर मिला नहीं, सब कॉन्ट्रैक्टर मिला नहीं. उसका कोर्ट था लेकिन उसे डिपॉजिट नहीं किया, उसने वाइंड अप कर दिया. कंपनी थी या प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, वो मिलते नहीं है. एक्चुअली पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर मिलेंगे नहीं आपको. बिल्कुल, काम करके चले गए. अब उस केस में क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट कंपनी ने हमारे जो 7A की जो रिकवरी इशू हुई पीएफ में, वो गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट इशू हुई, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है पीएफ एक्ट में. तो उस गवर्नमेंट कंपनी ने मेरे क्लाइंट जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको भेजा कि ये अगर आप पे करोगे ठीक है, नहीं तो हम आपके पेमेंट से काट लेंगे. अब मेरे क्लाइंट ने, क्योंकि उसके साथ कंटिन्यू काम करना था, उसने पेमेंट डिपॉजिट कर दी. तो आपको ये इंश्योर करना कि नीचे भी सब कंप्लायंस हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है. एक्चुअली हम ये चीज मिस कर जाते हैं, बिकॉज हम अपनी कंप्लायंस एक बार को ठीक कर भी लें, बट हम जिन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो फर्दर उन्होंने क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेस रखे हुए हैं उसकी भी पूरी नॉलेज आप कहते हैं होनी चाहिए कि आपके एक्चुअल में आपकी प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपने सब कॉन्ट्रैक्ट किया है, अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नीचे काम ठीक से हो रहा हो. तो आप इंश्योर करें जो कंप्लायंस कर रहे हो एज मच एज पॉसिबल, और वो राइटिंग में हो तो बेटर है. अभी कंपनी की प्रैक्टिस है ये कि वो जब भी इनवॉइस कॉन्ट्रैक्टर देता है क्लियरेंस के लिए, वो मंथ वाइज देता है. इनवॉइस के साथ वो एक शीट लगाता है कि ये एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने इनको एंगेज किया है, इनकी पेमेंट इतनी चली गई है और पीएफ ऐसे कंट्रीब्यूशन मैंने डिपॉजिट कर दिया है. वो चालान के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देता है मैं इनवॉइस के साथ, तब उसकी पेमेंट क्लियर होती है. वो अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉय फंस जाता है, वो नीचे मिलते नहीं है. गॉट इट. नहीं, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक एडवाइस है एंड हम बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देते नहीं है. एंड आई गेस हमारी जब बात भी हुई थी एक बार कि कंप्लायंसेस तो बड़ी से बड़ी कंपनी 100% नहीं फॉलो कर पाती. बिल्कुल नहीं कर पाती, इसीलिए लेबर डिपार्टमेंट उन्होंने रखे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ भी निकाल सकते हैं आपके अगेंस्ट. बिल्कुल बिल्कुल, हरासमेंट के लिए वो डिपार्टमेंट्स हैं. रवि जी, थैंक यू सो मच. आपकी ये जो एडवाइस है, आई गेस मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने गो थ्रू करी हैं. मैंने लेबर डिस्प्यूट भी गो थ्रू करे हैं, कॉन्ट्रैक्टर इश्यूज भी मेरे साथ हुए हैं, डायरेक्ट लेबर के साथ भी हुए हैं, बट हमने उनको रिजॉल्व कर लिया किसी ना किसी तरीके से. कई बार हरासमेंट सही भी, कई बार उनको सबक भी सिखा पाए, लेकिन लीगल वे ऑफ प्रिवेंटिंग सच थिंग्स वो डेफिनेटली आपके जैसे एक लेबर लॉ कंसल्टेंट ही दे सकते हैं. एंड आई वुड रेकमेंड कि हमारी फील्ड में जो लोग हैं जो शायद स्टार्ट कर रहे हैं या एस्टैब्लिश्ड हैं, वो अपनी कंप्लायंसेस, एचआर पॉलिसीज, अग्रीमेंट्स, इन सबको भी उतना ही ध्यान दें जितना हम डिज़ाइन को और क्रिएटिव फील्ड में क्रिएटिविटी को ध्यान देते हैं. एचआर पॉलिसी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको वही एग्जॉस्टिव बनाना होगा, सब कुछ कवर हो. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ डिजाइन लिविंग विद चिराग एंड आई होप, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन डिजाइन लिविंग विद चिराग एंड आई होप नेक्स्ट टाइम भी मैं आपके साथ एक और एपिसोड पे कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ. इट विल बी माय प्लेजर. थैंक यू.